अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि तहसीलदार नायब तहसीलदार की सीट्स आने वाली हैं, और मैंने आपको इनकी तादाद भी बताई थी कि तहसीलदार की तकरीबन 42 सीट्स आएंगी। ये अपकमिंग में पीपीएससी के प्लानर के ऊपर आ चुकी हैं, अपकमिंग में यह मौजूद हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पीपीएससी इन सीट्स को अनाउंस करने जा रहा है। लेकिन क्या आप लोग इन सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तहसीलदार नायब तहसीलदार का सिलेबस क्या होगा, क्या 2 पेपर्स होंगे, 4 पेपर्स होंगे, 3 पेपर्स, ये सारी की सारी बातें मैं आपके सामने ऑथेंटिक यहाँ पर रखने वाला हूँ। और आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो सारी चीज़ें भी आपके सामने अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो अपकमिंग में सीट्स पड़ी हैं तो डिवीज़न वाइज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा लाहौर डिवीज़न की 9 सीट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद नायब तहसीलदार आपका रावलपिंडी डिवीज़न की भी 9 सीट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास नायब तहसीलदार सरगोधा डिवीज़न की 8 सीट्स हैं। फिर उसके बाद नायब तहसीलदार गुजरांवाला डिवीज़न की वंस अगेन 8 आपके पास सीट्स हो जाती हैं। फिर नायब तहसीलदार फैसलाबाद डिवीज़न की 7 सीटें यहाँ पर अनाउंस होने जा रही हैं, और साहिवाल डिवीज़न के आपके पास 6 सीट्स बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी, और बहावलपुर डिवीज़न की 7 हैं यहाँ पर, मुल्तान डिवीज़न की 8 हैं यहाँ पर, और मिनिस्ट्रियल कोटा डीजी खान की 7 सीटें हैं, और तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा की जो सीट्स है वो 42 हैं यहाँ पर। तो देखिए, मिनिस्ट्रियल कोटा तहसीलदार की 42 सीटें आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। लास्ट टाइम ये सीट्स जो है मिनिस्ट्रियल कोटा की तहसीलदार की 32 सीट्स आई थी, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 20 लोग ही पास उस एग्ज़ाम को कर सके थे। सिर्फ 20 लोग उस टेस्ट को, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके थे, बाकी लोग फेल हो गए थे। तो इस बार ये 42 सीट्स बहुत बड़ा मौका है उन लोगों के लिए जो भी इसके ऊपर एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल कौन कौन है और सिलेबस आउटलाइन क्या होगी ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर तो तैयारी करनी है, टिका के ज़िंदगी ऐसा मौका बार बार आपको नहीं देगी। ये सामने हमारे 2020 की मिनिस्ट्रियल कोटा की एडवर्टाइजमेंट बेटा मौजूद है। सेम टू सेम ये एडवर्टाइजमेंट आपके पास नायब तहसीलदार की होगी, बट यहाँ पर ये जो सिलेबस आउटलाइन है ये इस तरीके से नहीं होगी, ये थोड़ी सी चेंज होगी, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए जी, तहसीलदार की जो सीट होगी या नायब तहसीलदार की, वो होगी रेगुलर बेसिस पर। ये जितने भी सीटें तहसीलदार नायब तहसीलदार के आएंगी डे फर्स्ट से ये रेगुलर होंगी। वैसे 2 इयर्स का प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन पीरियड नायब तहसीलदार का, उसके अंदर 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और फिर 1 साल के लिए आप फील्ड के अंदर चले जाते हैं, तो वो आपका प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। और उसके बाद जो तहसीलदार भर्ती होते हैं उन्हें 2 साल के लिए एज ए तहसीलदार यूटी काम करना पड़ता है, यानी तहसीलदार अंडर ट्रेनिंग उन्हें आप कहते हैं, और उन्हें 2 साल के लिए तहसीलदारों को नायब तहसीलदार की पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। मराद सारी तहसीलदार वाली होती हैं, बट तहसीलदार को पहले 2 साल के लिए एज ए नायब तहसीलदार काम करना पड़ता है। बहरहाल ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर एलिजिबल कौन कौन है जी, ये आपके सामने मौजूद है कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगी। ग्रेजुएशन से मुराद 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, आपकी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी डिग्री है। इवन बीएस वाले भी ऑफ कोर्स एलिजिबल होंगे, क्योंकि बीएस जो है वो बैचलर से बड़ी ही डिग्री है, छोटी डिग्री नहीं। तो जिनकी भी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है ना, तो मैं ये बात को ख़त्म कर देता हूँ कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन किसी भी तरीके से आपकी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आप लोग पूछेंगे। तो वही देखिए, यहाँ पर लिखा है अमंगेस्ट सुपरिटेंडेंट्स, प्राइवेट सेक्रेटरीज, पर्सनल असिस्टेंट्स, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट HVCs, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, रेवेन्यू ऑडिटर्स, कॉलोनी ऑडिटर्स विथ 3 इयर्स ऑफ सर्विस इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अदर ऑफिसेज सबऑर्डिनेट टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यानी कि जो लोग 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इदारों में, लेकिन ये सारा का सारा क्लैरिकल स्टाफ इसके ऊपर एलिजिबल होगा और कोई एलिजिबल नहीं होगा। इवन इसके ऊपर पटवारी और जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, जैसे नायब तहसीलदार भी तहसीलदार के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, कानूगो भी नायब तहसीलदार के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ ये जो मेंशन है यहाँ पर, यही जो लोग हैं ये एलिजिबल होंगे। डिपार्टमेंट कौन कौन से आ जाते हैं, कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग डिपार्टमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर सकेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादी, पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड एंड ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर के जो क्लर्क्स वगैरह होते हैं ना, वो क्लर्क्स होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर फील्ड जॉब वाले जो पटवारी, कानूगोज या नायब तहसीलदार हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। वैसे एक ज़्यादती है, कुछ लोग यहाँ पर अदालत के अंदर रिट भी करना चाह रहे हैं कि जी
जो पटवारी हजरात हैं या कानूगोज़ हैं उनको भी इसके ऊपर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा हैं। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकेंगे। डोमिसाइल आपका पूरे पंजाब का होना चाहिए। तहसीलदार के लिए भी, नायब तहसीलदार के लिए तो आपके डिवीजन का ही होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो तहसीलदार होता है उसे पंजाब में कहीं पर भी अपॉइंट किया जा सकता है। आपका ताल्लुक को बहावलपुर से हो बट आपको पिंडी भी भेजा जा सकता है, आपको लाहौर भी। बट जो नायब तहसीलदार की पोस्टिंग है वो आपकी अपने डिवीजन के अंदर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ताल्लुक मुल्तान से है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? विहाड़ी हो सकती है, खानेवाल हो सकती है, कबीर वाला, पूरे वाला, उसके बाद मेलसी है, लोथरा है, आपका शुजाबाद है, जलालपुर है, मुल्तान सिटी, मुल्तान सदर। तो मुल्तान वाले लोगों की यहाँ पर पोस्टिंग होगी अगर आप नायब तहसीलदार पर सिलेक्ट होते हैं। जबकि तहसीलदार होंगे तो पूरे पंजाब में आपकी सिलेक्शन होगी। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ बेटा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर ये सिलेबस के अंदर कुछ चेंजिंग है, ये वाला सिलेबस नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास जो पहला पेपर है वो आपका इंग्लिश का एक पेपर होगा और उसे आप इंग्लिश ऐसे कहेंगे, और इंग्लिश ऐसे जो है वो यहाँ पर जस्ट 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एक पेपर इंग्लिश का होगा 25 मार्क्स का, और दूसरा आपके पास उर्दू ऐसे का पेपर होगा, ये भी आपके पास 25 मार्क्स का होने जा रहा है। जिस तरह आपके पास वो नहीं होता था PMS मिनिस्ट्रियल कोटा, वही सिलेबस होगा। और तीसरे नंबर पर जो है ना आपका GK प्लस रेवेन्यू लॉज प्लस आपका कंप्यूटर, ये आपका होगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा जी? 100। अब इसके अंदर डिवीजन किस तरीके से होगी? GK और रेवेन्यू को मिलाकर यहाँ पर आपके पास जो है ना GK और रेवेन्यू को मिलाकर जो आपके पास बने गए, GK और रेवेन्यू को मिलाकर यहाँ पर 70 मार्क्स का पेपर आएगा, और कंप्यूटर वाले पोर्शन में से 30 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से आपका ये 100 हो जाएगा। ठीक है, GK और रेवेन्यू लॉज मिलाकर आपका 70 मार्क्स का एंड 30 मार्क्स का आपका क्या होगा? यहाँ पर कंप्यूटर हो जाएगा। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। फर्दर मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू लॉज यहाँ पर कौन कौन से होंगे। रेवेन्यू लॉज में आपका एक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हो जाएगा, एक टेनेंसी एक्ट हो जाएगा, और एक लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये 3 एक्ट्स आपके इस सिलेबस के अंदर शामिल हैं। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ यही लोग कर सकेंगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, इसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 25 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है। इसी तरह 25 मार्क्स उर्दू ऐसे, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। उर्दू के लिए आप कलीद उर्दू डॉक्टर इशफाक की जो है बुक, वहाँ पर आपको उर्दू एसेज बड़े अच्छे मिल जाएंगे। इंग्लिश एसेज के लिए आपको मोहम्मद ज़ीशान की जो बुक है वर्ल्ड टाइम की, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चौधरी अकबर मेयो की एक किताब है इंग्लिश एसेज के हवाले से, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। नासिर जमाल शाह की जो किताब है नासिर जमाल शाह एंड अकबर मेयो इंग्लिश एसेज के हवाले से। और जो एक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम आपको करवा देंगे, उनके MCQs भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। GK आपको सारा हम करवा देंगे और उसके टेस्ट्स आपके होंगे। और फर्दर जो है आपको ये कंप्यूटर जो 30 मार्क्स है इंशाल्लाह इसमें से एक नंबर नहीं कटेगा आपका। जो 100 मार्क्स का आपका MCQs वाला पोर्शन है जो GK टाइप का 100 मार्क्स का, एकेडमी इसकी फुल प्रिपरेशन करवाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे जब इस वीडियो के, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट्स की फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और हमारी तरफ से गारंटी होगी कि इंशाल्लाह आपके कम अज़ कम 75 प्लस मार्क्स इस पोर्शन के अंदर आएंगे, 75 प्लस। और जो 25 मार्क्स के 2 पेपर्स हैं इनके हवाले से भी आपको भरपूर गाइडलाइन दी जाएगी। यहाँ पर भी आपकी जो मॉक टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे और उनकी आपको मार्किंग भी करके दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो तहसीलदार नायब तहसीलदार का 150 मार्क्स का जो पोर्शन है, जो प्रिपरेशन है, कंप्लीट दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी आपको करवाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे के सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं मोहम्मद मुमताज़ हैदर रेवेन्यू ऑफिसर आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमारी एकेडमी से बेहतर आपको इसकी तैयारी कोई भी नहीं करवा सकेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डेमो लेक्चर्स को चेक कीजिए और उसके बाद मुझसे रब्ता कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। फर्दर जो असिस्टेंट SN GAD की सीट्स आ रही हैं 108, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना कर देने वाला हूँ इंशाल्लाह। और इसके हवाले से भी आपको मैं गाइड करूँगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है और इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या मराहत हैं और इसकी तैयारी हम किस तरीके से करवाएंगे। बाकी जो नायब तहसीलदार है उसके बारे में तो जो लोग अप्लाई करेंगे उनको पता ही है कि नायब तहसीलदार 5-1 साल के अंदर अंदर आपके पास तहसीलदार हो जाता है। और जो तहसीलदार है फिर उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए, वो 1 ईयर के अंदर अंदर भी असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, ये सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी खाली हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग नायब तहसीलदार यहाँ पर भर्ती होंगे, मैक्सिमम आप लोगों को 8 से 10 साल लगते हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने में, मैक्सिमम
8 سے 10 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو نہیں لگے گا اسسٹنٹ کمشنر بننے میں، تو اس سے بڑا کیا موقع یار آپ کو زندگی میں چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس موقع کو ضائع نہ کیجیے، قسمت بار بار آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اسسٹنٹ SNGAD کے اوپر بات ہوگی۔ اس ویڈیو تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے، مسکراتے رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔